नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BHU वर्ड पर। और मैं मोहित तिवारी, मेंटर मिडाइवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन इतिहास के मार्गदर्शक के रूप में फिर आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज वह घड़ी आ गई जिस घड़ी को मेरे अनुमान से आपको इंतजार था, अर्थात मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस को आरंभ करने की घड़ी आ गई। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं अपने सिलेबस के पहले टॉपिक पे, जो आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें किस कालखंड के इतिहास को पढ़ना है, अर्थात कब से लेकर कब तक के इतिहास को हमें मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत, मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये आप चीजें अपने मन में बैठा लीजिए कि मुझे 712 से लेकर 1707 तक के इतिहास को इस पोर्शन के अंतर्गत पढ़ना है। दोस्तों, मैं आपको एक रोचक चीज बताना चाहता हूं कि भारतीय इतिहास में मिडाइवल हिस्ट्री को मुस्लिम इतिहास के नाम से भी जानते हैं। तो कभी अगर आपसे कोई कहे कि मुस्लिम इतिहास आपने पढ़ा है तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री को ही मुस्लिम इतिहास भी कहते हैं। इसका कारण क्या रहा, मैं आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूं। क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी कुछ ही दिनों में आप बनने वाले हैं, अर्थात मैं इस विश्वास के साथ आपको पढ़ा रहा हूं कि आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है, और आप भी इस विश्वास के साथ पढ़िए कि आपका सिलेक्शन होना BHU में सुनिश्चित है। और संभवतः अगर आप BA में दाखिला लेंगे तो हिस्ट्री आपको मिलना तय है, क्योंकि हिस्ट्री की मैक्सिमम सीट रहती है और अधिकतम विद्यार्थी हिस्ट्री लेते हैं। तो वहां आपको इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं उसकी छोटी सी झलक आपको बताना चाहूंगा। 1819 के आसपास जेम्स मिल नाम के एक फॉरेनर हिस्टोरियन ने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटकर लिखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अर्थात 2350 से लेके 712 तक के इतिहास को उसने एंशियंट हिस्ट्री अर्थात हिंदू इतिहास की संज्ञा दी। कारण उन्होंने यह बताया कि इसका शासन काल में राजा अधिकतम हिंदू धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, इसलिए उसने इस कालखंड में शासन करने वाले इतिहासकारों को माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि यह हिंदू इतिहास है। 712 से लेकर 1707 तक के इतिहास को उसने मुस्लिम इतिहास की संज्ञा दी। कारण क्या रहा कि इस शासन काल में भारत की भूमि पर, भारत की सत्ता पे जिसने शासन किया वह इस्लाम धर्म का ही अनुयायी रहा। तो इसलिए उसने कहा कि जितने भी शासन रहे वो इस्लाम को मानने वाले रहे, इसलिए यह जो इतिहास है मुसलमानों का इतिहास है। तो इसने मिडाइवल हिस्ट्री को उसने मुस्लिम इतिहास की संज्ञा दी। 1707 के बाद संभवतः अंग्रेजों का पदार्पण हो ही जाता है, आपको यह पता भी होगा। और 1947 तक भारत में अंग्रेजों का शासन रहता है। 15 अगस्त 1947 जब अपना भारत आजाद होता है तब अंग्रेजों का शासन खत्म होता है। तब तक के इतिहास को इसने भारत के आधुनिक इतिहास की संज्ञा दी। अगर आप इसे अंग्रेजों का इतिहास कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि शासन करने वाले अंग्रेजी थे। तो इस प्रकार से हमारा जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा है। आप इतिहास के विद्यार्थी बन चुके हैं, इसलिए आपके लिए है जो तथ्य है जानना बड़ा ही जरूरी है। तो दोस्तों, आइए हम सीधे अब चर्चा करते हैं अपने पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या है अपना? इस्लाम व मोहम्मद साहब का इतिहास। दोस्तों, इस पोर्शन से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो ये नॉर्मल से जो प्रश्न होते हैं, साधारण से जो प्रश्न रहते हैं, कभी कभी हमारे दिमाग में, स्मरण में हमारे नहीं आते हैं, हम लोग गलत करके चले जाते हैं। इसके वजह से मैंने अपने पहले टॉपिक पे इन तथ्यों को भी संकलित करने का प्रयास किया, जिससे आपके प्रश्न परीक्षा में गलत न हो। इस्लाम व मोहम्मद साहब का इतिहास है एक सिक्के के 2 पहलू है, क्योंकि यही वह शख्स थे जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे? उत्तर है मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लाम धर्म किस पे डिपेंडेंट है, किस पे आधारित है, इसका आधार क्या है? तो इसका उत्तर है कि इस्लाम धर्म पीस एंड इक्वालिटी, शांति एवं समानता पे आधारित एक आधुनिक धर्म है, एक विशिष्ट धर्म है, जिसके स्थापककर्ता मोहम्मद साहब है। तो इस्लाम से अगर कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे ही प्रश्न रहेंगे, इससे हटके कोई प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि डीप में कभी पूछा नहीं जाता है। डीप में आपसे तभी पूछा जाएगा जब आप MA का इंटरेस्ट देंगे, न कि BA के इंटरेस्ट में पूछा जाएगा। अब मोहम्मद साहब से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, आप यह जान लीजिए कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। दोस्तों, मक्का वर्तमान में विश्व के किस देश में है? उत्तर है सऊदी अरब। सऊदी अरब में वर्तमान में मक्का स्थित है। आपको पता होगा कि जितने भी इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं प्रति वर्ष वह हज की यात्रा पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यह उनका एक पवित्र धर्म स्थल है। यहाँ मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था।
तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहम्मद साहब ने हिजरी संवत कब चलाया। हिजरी संवत को एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे वर्तमान में बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो माइग्रेट करके भारत आए हुए हैं, तो माइग्रेट करने की जो घटना है वो मोहम्मद साहब के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो उसे हिजरी संवत के घटना के रूप में जानते हैं। अर्थात मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से माइग्रेट करके, मक्का से विस्थापित होकर मदीना पहुंचते हैं। जून में वह माइग्रेट करते हैं और जुलाई में वह मदीना पहुंचते हैं। इस घटना को मध्यकालीन इतिहास में हम हिजरी संवत के रूप में जानते हैं। जब यह मदीना पहुंचते हैं तो 622 ईस्वी में जुलाई के महीने में उन्होंने एक अलग संवत चलाया जिसे हिजरी संवत हम कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिजरी संवत की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा 622 ईस्वी में। इससे रिलेटेड अब और क्या प्रश्न हो सकता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई। दोस्तों मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई। ये प्रश्न बड़े सरल हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि आपको ये तथ्य याद रहे, क्योंकि सरल ही प्रश्न हम गलत करके आ जाते हैं। और जिस दिन हम सरल प्रश्न गलत कर देते हैं उस दिन ये आप मान लीजिए कि हम एंट्रेंस में छट गए, सिलेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये साधारण से प्रश्न रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको सही करके आते हैं, आप बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। इसलिए इन सारे तथ्यों को आप याद करिए। 570 में इनका जन्म हुआ मक्का में, 622 को हिजरी संवत की स्थापना हुई, यह मक्का से मदीना माइग्रेट किए, विस्थापित हुए और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यह प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी, उनके जीवन चरित्र को किसने लिखा, तो दोस्तों इसका उत्तर है इब्न इसाक। इब्न इसाक नाम के इनके अनुयायी थे, उन्होंने इनके सारे जीवन दर्शन को पुस्तक में संकलित किया। दोस्तों इससे ज्यादा ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न इसमें और हो सकता है कि मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ क्या है। यह सर्वविदित नाम है कुरान। कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है। ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं, आपके मन मस्तिष्क में मुझे विश्वास है होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रश्न इन दो टॉपिकों से पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो अपना टॉपिक है खलीफा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ खलीफा। खलीफा कौन है? मैंने आपको सिलेबस बताने के दौरान यह बता दिया था कि आगे जब आप मिडाल हिस्ट्री पढ़ेंगे और मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे शब्दों का जिक्र करूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने इसको बताने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों ये इस्लामिक टर्म है। आगे आपको एक ऐसा प्रश्न मिलेगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसको खलीफा से खिलहत मिला था। खिलहत मतलब प्रमाण पत्र होता है कि आप अब शासन करने के योग्य हैं। तो खलीफा क्या होता है, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपको प्रश्न भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सुल्तनत का जिसने खलीफा के अस्तित्व को नहीं माना, बोला आई एम खलीफा, मैं खुद खलीफा हूं, दूसरा कैसे कोई खलीफा हो सकता है, ऐसे ही शासक आए। तो ऐसे जगह पे आपको खलीफा के हिस्ट्री को जानना बड़ा ही अनिवार्य है। दोस्तों खलीफा जो है वह इस्लाम धर्म का राजनैतिक एवं आर्थिक, इस्लाम धर्म का राजनैतिक एवं धार्मिक मुखिया होता है। मतलब जहां जहां इस्लाम धर्म की सत्ता स्थापित है वहां राजनीतिक रूप से जितने भी परिवर्तन होंगे वह बिना खलीफा के सर्वसम्मति के नहीं होंगे। जितने भी धार्मिक रूप से परिवर्तन होंगे वह खलीफा के सर्वसम्मति के नहीं होंगे। जितने भी लोग शासन करेंगे वो बिना खलीफा के आदेश के शासन नहीं करेंगे। तो खलीफा जो है एक डोमिनेंस होता है, सारे इस्लामिक राज्य का वो मुखिया होता है। अभी खलीफा की कोई परंपरा नहीं है, ये मैं मिडाल हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो आप इसको वर्तमान में बिल्कुल मत देखिएगा। आप सिर्फ 712 से 1707 के बीच में इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। तो खलीफा क्या होता है? खलीफा इस्लाम धर्म का राजनैतिक, पॉलिटिकली एवं धार्मिक, रिलीजियस रूप से मुखिया होता है। इसी के आदेशानुसार सारा शासन चलता है। इसके बाद दोस्तों कभी कभी यह पूछा जा सकता है कि पहला खलीफा कौन था। मोहम्मद साहब की जब 632 ईस्वी में मृत्यु होती है उसके बाद उनके ससुर अबू बकर ये उनके ससुर रहते हैं और उनके दामाद मोहम्मद साहब के दामाद अली, इनके मध्य उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष होता है। चूंकि उनका कोई पुत्र नहीं था,
इसलिए उनके ससुर और दामाद में संघर्ष होता है, और संघर्ष में कौन विजयी होता है? ससुर, अबू बकर विजयी होते हैं। इस प्रकार से पहला खलीफा कौन था? उत्तर है दोस्तों अबू बकर, पहला खलीफा था। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि इस्लाम धर्म का पहला खलीफा कौन था? ऑप्शन है दोस्तों अबू बकर। इससे ज्यादा बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न जितने भी रहेंगे इन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे। अब आगे हम दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं शिया सुन्नी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी। दोस्तों आप आगे जब मिडाल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि फला सुल्तान कट्टर सुन्नी था, फला सुल्तान कट्टर शिया था। फिर आप सोचेंगे यार ये शिया सुन्नी क्या होता है? आप समझेंगे तभी ना जानेंगे। कट्टर का मतलब तो जानते हैं कि एकदम उग्र होना, मतलब किसी चीज का हुआ एकदम कट्टरता के साथ पालन करना, उग्रता के साथ पालन करना, एक्सट्रीमिस्ट होना, इस चीज को तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप शिया सुन्नी को नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों मैं इसको समझा रहा हूं। अब देखिए अबू बकर जो है वह मोहम्मद साहब के बाद गद्दी पर बैठते हैं, तो जो सुन्नी होता है वह मोहम्मद साहब की बातों को मानता है। मोहम्मद साहब ने जो कह दिया उसी के पद चिन्हों पे वह चलता है, मतलब मोहम्मद साहब की सारी बातों को मानने वाला सुन्नी कहलाता है। और अली जो इनके दामाद रहते हैं, अबू बकर के बाद अमर खलीफा बनते हैं, उमर बनते हैं खलीफा, उमर के बाद दोस्तों उस्मान बनते हैं। उस्मान की हत्या करके अली अगले खलीफा बनते हैं, अर्थात चौथे खलीफा अली बनते हैं। इनके जो अनुयायी रहते हैं, जो इनके पद चिन्हों पे चलते हैं, उन्हें हम इस्लाम में शिया कहते हैं। शिया का अर्थ होता है सपोर्टर। तो इनके जो अनुयायी हैं कहे मैं शियाने अली हूं, मतलब अली का मैं सपोर्टर हूं, तो इनके अनुयायी शिया कहलाए। तो दोस्तों शिया और सुन्नी में यही अंतर है। तो कभी भी अगर आपको अगर यह तथ्य देखने को मिलेगा कि यह शासक कट्टर शिया है, कट्टर सुन्नी है, तो आप अपने मन मस्तिष्क में इस छायाचित्र को जरूर बनाइएगा कि मैंने पढ़ाते समय शिया सुन्नी के डिफरेंस को कैसे समझाया था। तो इस प्रकार से अपना यह टॉपिक भी क्लियर होता है दोस्तों। फिर हम आगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपने आते हैं, इतिहासकारों के नाम एवं उनकी रचनाएं मध्यकालीन एवं मुगल काल के संदर्भ में। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दोस्तों हम 10 से 12 इतिहासकारों के नाम का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह 10-12 इतिहासकारों के बीच में ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो नाम है दोस्तों वो अली अहमद है, अली अहमद। उसके बाद फिरदौसी, उसके बाद दोस्तों अल-बरूनी, फिर है कल्हड़। इनको समझाने के बाद दोस्तों फिर मैं दिल्ली सल्तनत के इतिहासकारों के विषय में बात करूंगा। ये जो 4 नाम आपके समक्ष आते हैं दोस्तों, ये 1206 के पहले के इतिहास के विषय में हमें यह बताते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमें 712 के बाद के इतिहास को पढ़ना है। गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहली डायनेस्टी होती है, उसकी स्थापना 1206 में होती है। तो उसके पहले और 712 के बाद के इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है? आपको पता होना चाहिए कि 712 ईस्वी में अरब इन्वेजन हुआ था। अरब के लोगों ने सिंध पर, जो कि भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, उस पर उन्होंने आक्रमण किया था। तो ये जो घटनाएं हैं इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? भाई हम अगर कहेंगे कि 712 में अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ, तो किस तथ्य के साथ कहेंगे, किस प्रूफ के साथ कहेंगे? कोई आपसे पूछेगा क्या प्रूफ है, तो फिर दोस्तों इसका प्रूफ यही है कि अली अहमद एक हिस्टोरियन हुए थे उस समय के, जिन्होंने चचनामा नाम की पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक के विषय में आपने सुना भी होगा। तो इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वह अली अहमद हैं। इन्होंने किस भाषा में इस पुस्तक की रचना की? तो दोस्तों इन्होंने अरबी भाषा में इस पुस्तक की रचना की। इससे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? चचनामा के लेखक का क्या नाम है? अली अहमद। या किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। या चचनामा को लिखने वाला कौन था? अली अहमद। दोस्तों ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न आपके परीक्षा में पुट किए जाएंगे। तो अगर आपको ये 3 तथ्य याद रहेंगे तो आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि अरबों का जो सिंध पर आक्रमण हुआ उसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध होती है? दोस्तों चचनामा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद करने का प्रयास कीजिए। इसका उत्तर एक ही है, प्रश्न अनेक उत्तर एक। बस आप अगर उत्तर को याद करेंगे तो प्रश्न आपको घुमा कभी भी नहीं पाएगा।
इसलिए आप फैक्ट याद करिए, ज्यादा चीजों में नहीं उलझिए, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको स्पष्ट तरीके से आप सुनिए और अपने नोट्स बुक पे नोट करिए और फिर से उसको पढ़िए। उसके बाद दोस्तों दूसरे जो हिस्टोरियन हमारे सामने आते हैं वो फिरदौसी हैं। कभी कभी क्या अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है कि शाहनामा के लेखक कौन है? उत्तर है फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक दोस्तों कौन लिखी गई? तो वह है शाहनामा। थोड़ा सा हम इस पुस्तक के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। शाहनामा जो है दोस्तों ये 636 ईस्वी के पहले के ईरान के इतिहास को हम सभी के बीच में लाती है। ये हमारे विषय का टॉपिक नहीं है, चूंकि ईरान की हिस्ट्री में पढ़नी नहीं है, लेकिन यह प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसकी किताब के बारे में आप जानते रहिए। शाहनामा फिरदौसी थे कौन? यह महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनवी को आप आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने भारत में 1001 के बाद आक्रमण करना शुरू कर दिया और 1025 तक उन्होंने लगातार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। तो उन्हीं के दरबारी कवि फिरदौसी थे। इन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की और 10,010 में इन्होंने इस किताब को महमूद गजनवी के सामने रखा। तो प्रश्न अगर कभी भी पूछा जाए कि शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। कब लिखी गई? 10,010 में लिखी गई। इस प्रकार से अगर कभी भी प्रश्न आ रहे हैं तो आप उनको एकदम बढ़िया से हल करिएगा, गलत बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद दोस्तों अगले जो हिस्टोरियन को हमें पढ़ना है वो अल-बरूनी। अल-बरूनी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। 712 के पहले के इतिहास को बताने में इनकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और दोस्तों एक रोचक वाली बात मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में जितने भी वेद हुए, पुराण हुए, उपनिषद हुए, उन सारों का सबसे पहली बार, उन सारे ग्रंथों का, हिंदू ग्रंथों का, भारतीय ग्रंथों का सबसे पहली बार अध्ययन किसने किया? दोस्तों अल-बरूनी ने किया। यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार कौन था? दोस्तों अल-बरूनी था। इसने भारत के इन सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके फिर किताब की, अपने पवित्र ग्रंथ की रचना की। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है दोस्तों? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। दोस्तों इस पुस्तक का एक और नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद। अब आइए इस पुस्तक के विषय में हम चर्चा करते हैं। महमूद गजनवी जब भारत पे आक्रमण करता है तो अपने साथ अल-बरूनी को भी लेके आता है। लाने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल-बरूनी चूंकि पेशे से एक इतिहासकार, एक कवि था, तो वह इसके साथ आता है। वह अपना आक्रमण करता है, वो उसका वो जो काम है वह काम करता है। अल-बरूनी का जो अपना लिखने पढ़ने का काम है वह काम करता है। इस दौरान अल-बरूनी ने भारत के सारे धर्म ग्रंथों का पढ़ा और उस समय के तात्कालीन इतिहास का, धर्म हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, उन सारी चीजों का उसने किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद में वर्णन करने का प्रयास किया। दोस्तों इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? उत्तर है महमूद गजनवी के साथ भारत आया। फिर प्रश्न यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसने किस पुस्तक की रचना की? तो किताबुल हिंद की रचना की। अगर ऑप्शन में तहकीक-ए-हिंद रहेगा दोस्तों, आंख मूंद के मारिएगा, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ होता है। किताबुल हिंद कहिए या तहकीक-ए-हिंद कहिए। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक प्रश्न और बन सकता है कि अल-बरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना किस भाषा में की? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो दोस्तों अब उत्तर होगा अरबी भाषा में। इसने इन पुस्तकों की रचना अरबी भाषा में की। तो इस प्रकार से इस हिस्टोरियन के बारे में भी आप थोड़ी मोड़ी जानकारी अब आपको मिल गई होगी। ऐसे जितने भी प्रश्न बनेंगे आप इन्हीं के बीच में से हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो दोस्तों पवित्र नाम आता है वो है कल्हड़। कल्हड़ भारत के इतिहास में बड़े ही ऐतिहासिक हिस्टोरियन हुए। अगर आज हम कश्मीर के विषय में जानते हैं, कश्मीर के इतिहास को जानते हैं, कश्मीर की वादियों को जानते हैं, तो उसका एकमात्र योगदान अगर हम किसी को देंगे मित्रों तो वह कल्हड़ को देंगे। कल्हड़ ने मात्र 2 वर्ष में 1148 से 50 2 वर्षों के बीच में दोस्तों इन्होंने कश्मीर के सारे इतिहास को लिखने का साहस किया। तो आज हम सभी के बीच में अगर कश्मीर के विषय में कोई भी जानकारी मिलती है तो उसके एकमात्र कारण कल्हड़ है। कल्हड़ के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम था दोस्तों? तो राजतरंगिणी। दोस्तों यह प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। मेरे टाइम में भी पूछा गया था और मैं आशा करता हूं कि आपके समय में भी पूछा जाएगा और आपको यह 3 नंबर दिलाने में बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। तो कल्हड़ के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम था? राजतरंगिणी। कब लिखी गई? 1148 से 50 के बीच में। कल्हड़
अपने पुस्तक के माध्यम से किस जगह का इतिहास बताते हैं? तो दोस्तों कश्मीर। यह नाम आप कभी मत भूलिएगा, वर्तमान में तो प्रासंगिक नाम बना हुआ है, इसी को लेकर तो सारा विवाद छिड़ा हुआ है भारत में। तो दोस्तों इस प्रकार से इन 4 नामों के माध्यम से, इन 4 इतिहासकारों के माध्यम से हमें 1206 के पहले के भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने वाले, दिल्ली सल्तनत के वंश और शासकों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने वाले इतिहासकार। इस क्रम में सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे हसन निजामी को। दोस्तों हसन निजामी दिल्ली सल्तनत के इतिहासकारों में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में हम सभी के समक्ष आते हैं। आप लोगों को यह पता होगा कि भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में शासित होने वाला वंश कौन था? तो गुलाम वंश था। गुलाम वंश का दोस्तों शासक, जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन इस वंश की नींव डालने वाला कौन था? इस वंश का असली चेहरा कौन था? दोस्तों मोहम्मद गोरी था। आपको पता होना चाहिए कि 1191 और 92 में तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध होता है। 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है, लेकिन 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। और इस प्रकार से मोहम्मद गोरी भारत में एक के बाद एक राज्यों को जीतते चला आता है और ऐसी स्थिति हो जाती है कि अब उसे यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करनी पड़ जाती है और वह कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सारी सत्ता सौंप कर वह भारत फिर से गौर वंश की तरफ निकल जाता है, अपने क्षेत्र की ओर निकल जाता है। इन सारी घटनाओं की जानकारी हमें कौन दिलाता है? दोस्तों हसन निजामी दिलाते हैं। आपको पता होगा कि 1175 ईस्वी में और 1176 ईस्वी में, 1175 एवं 76 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत में सबसे पहली बार आक्रमण मुल्तान एवं पुंछ में करता है। यह भारत का उसमें हिस्सा हुआ करता था। तो 1175 और 76 में इसने पहली बार आक्रमण किया। उसके बाद इसने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। दोस्तों इन सारी घटनाओं की जानकारी अगर आज हमें मिलती है तो हसन निजामी की वजह से मिलती है। हसन निजामी के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या था, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था ताज उल मासीर। ताज उल मासीर। दोस्तों इस नाम को आप कभी मत भूलिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। यह प्रश्न पूछा, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि हसन निजामी के द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? तो ताज उल मासीर था। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर यह होगा दोस्तों कि गौर वंश अर्थात गोरी से लेके इल्तुतमिश तक, इल्तुतमिश दोस्तों इल्तुतमिश का शासनकाल कब तक रहा? 1236 ईस्वी तक रहा। मतलब 1175 से लेके 1236 तक की हमें जानकारी ताज उल मासीर नामक पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसके रचयिता हसन निजामी थे। तो अगर कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उत्तर देने का बिल्कुल प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे कि इस पुस्तक के रचयिता क्या है, नाम स्पष्ट है, किसके विषय में जानकारी मिलती है वह भी स्पष्ट है। दोस्तों इससे पूछे गए प्रश्न आप गलत कभी भी मत करिएगा, तथ्यों को आप बिल्कुल याद करिएगा। और एक चीज और हसन निजामी से रिलेटेड है जो काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला दरबारी इतिहासकार कौन था? मतलब दरबार में वह इतिहासकार जिसे दरबार की तरफ से मान्यता दी गई थी, अप्रूवल किया गया था कि आप इतिहास लिखने के लिए राजकीय रूप से नियुक्त हुए हैं। दोस्तों वह हसन निजामी ही था। तो अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पहला दरबारी इतिहासकार या कवि कौन था, दोस्तों हसन निजामी था। इस प्रकार से दूसरा जो इतिहासकार हम सभी के समक्ष आता है वह मिनहाज उद सिराज, मिनहाज उस सिराज। दोस्तों हसन निजामी के बाद दूसरे जो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं वह है मिनहाज उस सिराज। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तबकाते नासरी, तबकाते नासरी। दोस्तों ये ऐसे इतिहासकार रहे हैं जो गौर वंश के उत्थान एवं पतन, मतलब मोहम्मद गोरी किस समय एकदम उच्च अवस्था पे रहा, किस समय निम्न अवस्था पे रहा, इन सारी घटनाओं को इन्होंने अपने आंख से देखा। तराइन के प्रथम विश्व युद्ध को इसने अपने आंख से देखा, गुलाम वंश की स्थापना होती है, उन सारी घटनाओं को इन्होंने अपने आंख से देखा
और अपनी इस किताब के माध्यम से, तबकाते नासरी के माध्यम से 1191 से लेके इन्होंने 1260 तक के इतिहास को अपनी इस पुस्तक के माध्यम से लिखा दोस्तों। और इस पुस्तक को उन्होंने 23 खंडों में लिखा, मतलब 23 भाग में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रश्न क्या क्या बन सकता है दोस्तों? मुझे पता है आप लोग को समझ में आ भी गया होगा कि मिनहाजुस्सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तबकाते नासरी। तबकाते नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाजुस्सिराज। इस पुस्तक के माध्यम से हमें कहां से कहां तक की जानकारी मिलती है? 1191 से लेके 1260 तक की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक कितनी भागों में बटा है दोस्तों? 23 भागों में बटा है। इससे बाहर से इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार से अपना यह इतिहास कार्य भी अब समाप्त होता है। दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम हम लोग के बीच में अब आने वाला है, वह जितना तब प्रासंगिक था उतना वह आज भी प्रासंगिक है। मुझे आशा है कि आपको नाम याद आ गया होगा, अमीर खुसरो। दोस्तों आज मैं जिस भाषा में अपने बातों को रख रहा हूँ, खड़ी बोली, जिसे हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, इसके रचयिता, इसके जन्मदाता अमीर खुसरो ही थे। तो अगर कभी भी आपके एंट्रेंस में प्रश्न पूछा जाए कि खड़ी बोली के रचयिता कौन थे, तो दोस्तों अमीर खुसरो थे। इनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण 8 ग्रंथ, इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जो, लेकिन हमें जिनको अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है वह मुख्य रूप से 8 है। पहला है मिफ्ताह उल फुतूह, मिफ्ताह उल फुतूह। दोस्तों दूसरा है खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। तीसरा है देवल रानी खिज्र खां, देवल रानी खिज्र खां। चौथा है दोस्तों एजाज ए खुसरवी, एजाज ए खुसरवी। चौथा है किरान उस सादैन, उस सादैन। इसके बाद है दोस्तों तुगलक नामा, तुगलक नामा। अगला है दोस्तों नूह सिपिहर। अंतिम है दोस्तों आसिका। दोस्तों इनके द्वारा इन 8 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई, जिसके माध्यम से उस समय के हमें विभिन्न घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। यह एकमात्र ऐसे इतिहासकार रहे जिन्होंने 7 राजाओं के कार्यकाल को देखा। 7 राजाओं के कार्यकाल को देखने वाले एकमात्र ऐसे इतिहासकार रहे। इन्होंने बलबन से लेते हुए, जिनका शासनकाल 1265 से 90 तक रहा, बलबन से लेते हुए गयासुद्दीन तुगलक तक, गयासुद्दीन तुगलक तक के शासनकाल को इन्होंने अपनी आंख से देखा और अपने किताब के माध्यम से इन्होंने उन सभी घटनाओं का जिक्र किया। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा शासकों के शासनकाल को देखने वाला वह कौन सा इतिहासकार था? दोस्तों अमीर खुसरो था। कितने शासकों के शासनकाल को देखा? 7 शासकों के शासनकाल को देखा। ऐसे ही सिंपल से प्रश्न। दोस्तों अगर आपको प्रवेश परीक्षा में जगह बनानी है, बीएचयू में दाखिला लेना है, तो आपको नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। जिस प्रकार से मैं रात जग के आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी तरह आपको भी रात के जग के पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों इन 8 नामों को आप याद करिए, यह जरूर आपकी प्रवेश परीक्षा में आपसे मुलाकात करेंगे और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका सहयोग भी करेंगे। प्रश्न इससे बाहर के एकदम नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न इसी में से रहेंगे। जैसे मैंने प्रश्नों की रूपरेखा बता भी दी। एक मैं और रोचक चीज अमीर खुसरो से संबंधित बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज वह प्रासंगिक मुद्दा बना हुआ है। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जीएसटी लागू की है, एक राष्ट्र एक कर, वन कंट्री वन टैक्स की प्रथा लागू की है। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिसको मैंने सिलेबस बताने के दौरान बता भी दिया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत मुगल वंश के पहले का एक ऐसा सुल्तान था जिसने जो घटना आज भारत में हो रही है उस घटना को उसने पहले ही घटित कर दिया था। अर्थात एक राष्ट्र एक कर की परंपरा उसने उस समय ही अपने देश में लागू कर दी थी। उसी की परंपरा को अडॉप्ट किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इस घटना की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? दोस्तों मिफ्ताह उल फुतूह इस ग्रंथ में हमें इसके बाजार नियंत्रण, प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी हमें किस पुस्तक के माध्यम से मिलती है? दोस्तों मिफ्ताह उल फुतूह। इस प्रकार से प्रश्न अमीर खुसरो से संबंधित पूछे जा सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए सारे तथ्यों को याद करिएगा, प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों अगला जो
इतिहासकार है जिसे हम सब पढ़ेंगे, वह है जियाउद्दीन बर्नी। इनके द्वारा लिखी गई दो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। एक है फतवा ए जहांदारी, और दूसरा है तारीखे फिरोज शाही, दोस्तों इन्होंने अपनी किताब के माध्यम से, अपने ग्रंथ के माध्यम से बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक, जिसको आप तुगलक वंश, मैं जब पढ़ाऊंगा तुगलक डायनेस्टी पढ़ाऊंगा तो इस राजा का जिक्र मैं वहां करूंगा। फिरोज शाह तुगलक के 7 वर्षों तक के, 7 या 6 वर्षों तक के शासन काल की जानकारी ये अपने ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्या बन सकता है, फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या था? फतवा ए जहांदारी। इसी प्रकार से यह भी प्रश्न बनेगा। दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण बात है जो जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है कि प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन से इतिहासकार ने मुहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख शासक की संज्ञा दी, पागल शासक की संज्ञा दी? तो दोस्तों इसका उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख शासक की संज्ञा दी। यह प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया। इसके बाद अगला जो इतिहासकार हम सभी के बीच में आता है दोस्तों वह है शम्स ए सिराज ए अफीक। शम्स ए सिराज ए अफीक। दोस्तों मैंने सिलेबस बताने के दौरान यह जिक्र किया था कि वर्तमान में अगर कोई भी मिनिस्टर किसी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत काम करता है तो कभी भी अपने प्राइम मिनिस्टर की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहा है। अगर कभी भी उनके विषय में लिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ उनके पॉजिटिव पक्ष को लिखेगा, न कि उनके निगेटिव पक्ष को लिखेगा। यह परंपरा आज ही नहीं दोस्तों, उस समय भी चलन में थी। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में काम करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अपने काम से हटा दिया, अपने शासनकाल से इनको बेदखल कर दिया। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराई लिखी। वही फिरोज तुगलक के शासनकाल में फिरोज तुगलक ने जब इनको प्रताड़ित किया, जियाउद्दीन बर्नी को प्रताड़ित किया, इनके ऊपर हिंसा की, तो इन्होंने इसके पक्ष में ही पूरी चीजें लिखी हैं। तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के सिर्फ और सिर्फ पक्ष के बारे में, पॉजिटिव पक्ष के बारे में लिखा है, ना कि निगेटिव पक्ष के बारे में लिखा गया। लेकिन दोस्तों उस समय भी कुछ ऐसे इतिहासकार हुआ करते थे जो कि इतिहास धर्म का पालन करते थे, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष को दर्शाते थे। तो जो शम्स ए सिराज ए अफीक हैं वह एक ऐसे इतिहासकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष को दिखाते हैं। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है दोस्तों? तारीखे फिरोज शाही। इनके भी ग्रंथ का नाम तारीखे फिरोज शाही है। प्रश्न कभी भी पूछेगा दोस्तों तो अगर ऑप्शन जियाउद्दीन बर्नी है या शम्स ए सिराज ए अफीक है और पुस्तक के नाम में तारीखे फिरोज शाही का उल्लेख है तो आप आंख मूंद के मान लीजिएगा, क्योंकि इनके और इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम सेम है। बस इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के पॉजिटिव पक्ष को दिखाया है, लेकिन इन्होंने निष्पक्षता के साथ पॉजिटिव एवं निगेटिव दोनों पक्ष को दिखाया है। तो इससे प्रश्न बस यही पूछे जा सकते हैं कि शम्स ए सिराज अफीक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों तारीखे फिरोज शाही है। इसके बाद अगला जिस नाम की हम चर्चा करेंगे दोस्तों वह है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। दोस्तों 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भारत में रहा। सैयद वंश के स्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। तो इस वंश के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध कौन कराता है? तो दोस्तों उसका उत्तर है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तारीखे ए मुबारक शाही। तारीखे ए मुबारक शाही। इसी पुस्तक के माध्यम से हमें सैयद वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। दोस्तों इससे अगर प्रश्न बनेगा तो इन्हीं तथ्यों को लेके प्रश्न बनेगा। अगर आप इन तथ्यों को याद करेंगे तो अवश्य प्रश्न को सही करेंगे। अब अगला और अंतिम इतिहासकार जो हमें दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है वह है अहमद यादगार।
अहमद यादगार। दोस्तों सैयद वंश के बाद दिल्ली की सत्ता पे कौन काबिज हुआ? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन से नए वंश की स्थापना हुई? दोस्तों उत्तर है लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक रहा? 1451 से लेकर 1526 तक, पानीपत के युद्ध तक यह वंश सत्ता पर काबिज रहा। इस वंश के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध कौन कराता है? दोस्तों उपलब्ध कराने वाले इतिहासकार का क्या क्या नाम है? अहमद यादगार। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तारीख ए सलातीन ए अफगाना। नाम बड़ा है दोस्तों, याद करने में परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आप मेहनत करके याद करिए। तारीख ए सलातीन ए अफगाना। यह पुस्तक के रचयिता कौन थे? अहमद यादगार थे। इस पुस्तक में हमें कहां से कहां तक की जानकारी मिलती है दोस्तों? तो लोधी वंश से लेके पानीपत के युद्ध तक हमें सारी जानकारी इस पुस्तक और इस लेखक के माध्यम से होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने जिन 8 से 10 इतिहासकारों एवं उनकी किताबों के विषय में बताया है, यह हमें दिल्ली सल्तनत एवं उससे पहले की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 2 से 3 की संख्या में हो सकते हैं, अर्थात 10 से 12 नंबर आपका इस पोर्शन से सुरक्षित हो जाएगा। आप इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। अब अगला जो इतिहासकार एवं वंश आएगा तो अपना मुगल डायनेस्टी आएगा, उससे संबंधित इतिहासकार आएंगे दोस्तों, उसको अब देखिए आप। दोस्तों अब मुगल वंश आरंभ होता है। मुगल वंश, मुगल वंश का स्थापक कौन था दोस्तों? आप सभी जानते होंगे, बाबर। बाबर के विषय में हमें, बाबर के शासनकाल के विषय में जानकारी कैसे मिलती है? तो दोस्तों आइए हम बताते हैं। बाबर हम सभी के बीच एक आक्रमणकारी, एक योद्धा के रूप में आता है कि जिसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली। लेकिन दोस्तों ये बाबर का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि वह जितना महान योद्धा था उतना ही महान वह एक कवि था, उतना ही महान वह एक लेखक था, उतना ही महान वह इतिहासकार था। तो दोस्तों उसने अपने शासन काल की घटनाओं का जिक्र स्वयं अपने आत्मकथा तू झुके ए बाबरी, तू झुके ए बाबरी के माध्यम से दिया। अर्थात बाबर के विषय में हमें जानकारी कौन दिलाता है? स्वयं बाबर दिलाता है। यह किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि तू झुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई। दोस्तों उत्तर है तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में बाबर ने अपने ग्रंथ, अपने आत्मकथा तू झुके बाबरी की रचना की। तू झुके बाबरी के माध्यम से हमें बाबर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो अब बाबर के बाद हम जिस अगले शासक की चर्चा करने वाले हैं वह है हुमायूं। हुमायूं के विषय में आप सभी जानते होंगे कि बाबर का बड़ा पुत्र था और जब बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में, तो उसके बाद मुगल वंश की जो सत्ता पे अगला शासक काबिज होता है वह हुमायूं रहता है। हुमायूं के विषय में हमें जानकारी कौन उपलब्ध कराता है? दोस्तों यह बड़ी ही रोचक घटना रही है, इसके लिए कोई अलग इतिहासकार नहीं पैदा हुआ है। हुमायूं की जो बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा के नाम से, हुमायूं नामा के नाम से अकबर के शासनकाल में अकबर की अनुमति से हुमायूं के जीवन काल को, हुमायूं के समय में घटी सारी घटनाओं को, सारी इंसिडेंट को, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी घटी हो, हुमायूं के जितने भी आक्रमण हुए शेरशाह के बीच में, एवं हुमायूं ने जो स्थापत्य की कला में थोड़ा बहुत योगदान दिया, उन सारी घटनाओं पर जो हमें गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूं नामा से होता है। तो अगर कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि हुमायूं नामा के रचयिता या लेखक कौन है, तो वह है गुलबदन बेगम। इसके बाद जो अगला हम लोग के बीच में कैरेक्टर आता है दोस्तों, वह है शेरशाह। यह काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों, क्योंकि मुगल वंश में शासन करने वाले सारे बाबर के ही वंशज रहे हैं, बाबर के पुत्र, बाबर के पोते नाती ही रहे हैं, लेकिन शेरशाह उनके बीच में एक अलग कैरेक्टर के रूप में भूमिका निभा रहा है। 1540 ईस्वी में चौसा के युद्ध में दोस्तों, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर मुगल वंश के ही अंतर्गत एक नए वंश की, एक नई डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट करने वाला जो अगला शासक था अपना, वह शेरशाह था। शेरशाह के विषय में जानकारी कैसे मिलती है? शेरशाह के जितने भी इन्वेजन हुए, जितने भी आक्रमण हुए मुगलों के विरोध में, मुगलों के अगेंस्ट में, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है दोस्तों?
तो अब्बास खां शेरवानी, अब्बास खां शेरवानी नाम के हिस्टोरियन थे दोस्तों। इन्होंने तारीखे शेरशाही, तारीखे शेरशाही नामक ग्रंथ के माध्यम से शेरशाह के समय काल में घटी सारी इंसिडेंट को बताने का प्रयास किया, और इसी पुस्तक के माध्यम से हमें शेरशाह के विषय में जानकारी भी मिलती है। तो प्रश्न क्या बन सकता है, तारीखे शेरशाही के लेखक कौन है? अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो तारीखे शेरशाही। दोस्तों इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण कैरेक्टर की हम चर्चा करने वाले हैं वो अपने भारत के इतिहास में सम्राट अकबर, अकबर महान के नाम से जाने जाते हैं। उनके विषय में हमें जानकारी कौन उपलब्ध कराता है? दोस्तों नाम है अबुल फजल। अबुल फजल दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अकबरनामा है। अकबरनामा है। यह पुस्तक 3 भागों में बटी हुई है, 3 भागों में बटी हुई है। जिस प्रकार से दोस्तों तबकाते नासरी 23 खंडों में विभाजित है, उसी प्रकार से अकबरनामा भी 3 खंडों में विभाजित है। क्यों विभाजित है, इसके पीछे कारण रहा। पहले खंड में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जितने भी मुगल वंश के वंशज रहे, बाबर के जितने वंशज रहे या अकबर के पहले के जितने भी शासक रहे, जितने भी सक्सेसर रहे, उनके विषय में जो जानकारी हमें उपलब्ध होती है वह अकबरनामा के पहले खंड में होती है। दूसरे खंड की क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों? दूसरे खंड में जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन प्रणाली थी, जो नाप तोल का सिस्टम था, उन सभी के विषय में हमें जानकारी दूसरे खंड में दोस्तों मिलती है। इसके बाद जो तीसरा खंड है दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण है। आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से, आपके इंट्रेंस की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरे खंड को ही हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। आईने अकबरी। प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, आंख मूंद के आप मारिएगा अबुल फजल। अगर यह भी पूछा जा रहा है कि अकबरनामा के लेखक है, तो उत्तर तो अबुल फजल है ही। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने का ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आईने अकबरी में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है दोस्तों? जैसे वर्तमान में भारत में जीडीपी होता है, किस प्रकार से भारत इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, या जो भी बजट पास की जाते हैं अपने लोकसभा राज्यसभा में, बजट से संबंधित जो जानकारियां होती हैं, जिस प्रकार से अभी हमें उपलब्ध होती है टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से, उसी प्रकार के अकबर के शासनकाल के जो बजट और जीडीपी, जो विकास, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल ग्रोथ की जो घटनाएं हैं, वो हमें आईने अकबरी के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अकबर के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने में अबुल फजल का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों वह है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद। दोस्तों अगर वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर है, उनके अंतर्गत काम करने वाला कोई व्यक्ति है, अगर कभी भी वह किसी घटना का जिक्र करेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर के पॉजिटिव पक्ष को दिखाएगा, न कि निगेटिव पक्ष को दिखाएगा। उस समय भी अबुल फजल, चूंकि उनके दरबारी कवि थे, उनके द्वारा वह अपॉइंट किए गए थे, उनकी घटनाओं को लिखने के लिए वह अपॉइंट विशेष रूप से किए गए थे, तो वह कभी भी अकबर के निगेटिव पक्ष को नहीं दिखाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पक्ष को दिखाएंगे। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे हिस्टोरियन थे, कुछ ऐसे राइटर थे जिनका एस्पेक्ट जो था वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों था। तो निजामुद्दीन अहमद हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, इसमें दोस्तों इन्होंने अकबर के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्षों को दिखाया। इस दृष्टि से निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई तबकाते अकबरी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला जो नाम आता है दोस्तों वह इन सभी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख। दोस्तों अबुल फजल के पहले अकबर ने जिस हिस्टोरियन को, जिस राइटर को अपॉइंट किया था उसका नाम बदायूनी ही था। लेकिन अबुल फजल और इनके भाई फैजी, जिनका नाम आप आगे सुनेंगे, इन दोनों के षड्यंत्रों के अनुसार अकबर ने बदायूनी को हटा दिया और अबुल फजल को अपॉइंट किया। तो इसी के गुस्सा में, इसी के चिढ़ में अब्दुल बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख नाम के एक अलग ग्रंथ की रचना की, जिस ग्रंथ के माध्यम से उसने अकबर की खूब बुराइयां की।
उसकी बड़ाइयां भी की, लेकिन उससे ज्यादा उसकी बुराइयां भी की। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बदायूनी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम था? तो दोस्तों मुंतखब उत तवारीख था। यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए इसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला जो शासक दोस्तों हम सभी के बीच में आता है वह है जहांगीर। जहांगीर दोस्तों, जिस प्रकार से बाबर एक आक्रमणकारी के अलावा एक हिस्टोरियन भी था, एक पोएट भी था, एक लेखक भी था, एक राइटर भी था, उसी प्रकार से जहांगीर भी चित्रकारिता के साथ साथ, पेंटिंग के साथ साथ दोस्तों ये खुद राइटिंग करता था, खुद ये लिखता था, खुद में भी एक अच्छा ये कवि, एक पोएट, एक हिस्टोरियन था। इसने अपने समय की घटनाओं को ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखने का प्रयास किया। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है दोस्तों तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी। इसने अपने शासनकाल के स्टार्टिंग 17 इयर्स की 17 से 16 वर्षों की जानकारी अपनी इस किताब के माध्यम से देने का प्रयास किया। इसके बाद दोस्तों इस किताब को या उस समय की सारी इंसिडेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास जो किया वह है मोतविद खां। मोतविद खां ने दोस्तों इसके आगे की घटनाओं का जिक्र किया है और 19 वर्ष तक की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि तुजुके जहांगीरी के लेखक कौन है, तो जहांगीर है। जहांगीर ने किस पुस्तक की रचना की? तुजुके जहांगीरी। जहांगीर के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है दोस्तों? तुजुके जहांगीरी। इसके बाद अगला जो शासक हम सबके बीच में आएगा, जिसके विषय में हमें जानकारी, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद अमीन काजवीनी। दोस्तों ये दो ऐसे हिस्टोरियन रहे हैं जो हमें शाहजहां के शासनकाल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। शाहजहां के विषय में तो दोस्तों आप सभी लोग परिचित होंगे कि उसका जो शासनकाल रहा, जो उसका टाइम पीरियड रहा भारत के इतिहास में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक बहुत ही स्वर्णिम वर्ष माना जाता है। भारत ने उस शासनकाल के दौरान उस पीरियड में काफी उन्नति की, खासकर स्थापत्य कला के क्षेत्र में तो विशेष रूप से उन्नति की। शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों पादशाहनामा के नाम से जानते हैं। पादशाहनामा। तो इन्होंने जिस ग्रंथों की रचना की दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम भी पादशाहनामा ही था। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जहांगीर के बाद शाहजहां के शासनकाल की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक उपलब्ध कराती है, तो दोस्तों पादशाहनामा। यही एकमात्र पुस्तक है जिसके माध्यम से, जिसको अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद अमीन काजवीनी ने लिखा है, इसके माध्यम से हमें शाहजहां के शासनकाल की जानकारी होती है। इसके बाद अगला और अंतिम नाम जो इस टॉपिक से संबंधित है वह है दोस्तों हातिम खां। हातिम खां। अंतिम बोलने के बाद दोस्तों आप यह समझ ही गए होंगे कि मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूं। हातिम खां औरंगजेब के द्वारा अपॉइंट किया गया सरकारी गवर्नमेंटल हिस्टोरियन था, जिन्होंने राज्य में राजकीय संरक्षण में रहते हुए उस समय के इतिहास को लिखा। स्टार्टिंग के 10 वर्षों तक के इतिहास को इसने लिखा दोस्तों। उसके बाद औरंगजेब ने इस पद को ही खत्म कर दिया, अर्थात अब कोई भी हिस्टोरियन अपॉइंट नहीं होगा हिस्ट्री लिखने के लिए, इसके आगे की इतिहास नहीं लिखी जाएगी। तो अगर प्रश्न कभी भी बनेगा कि हातिम खां किससे संबंधित है, तो उत्तर है दोस्तों औरंगजेब। हातिम खां के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? उत्तर इसका आलमगीरनामा। आलमगीरनामा। आलमगीरनामा के रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है दोस्तों? हातिम खां। कभी भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पद तो खत्म हो गया था, हिस्टोरियन का जो गवर्नमेंटल पद था उसको औरंगजेब ने खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोग रहे जिन्होंने इतिहास लिखने का साहस किया। उसमें जो महत्वपूर्ण रूप से हम लोग के बीच में नाम आता है वह है ईश्वरदास नागर। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम दोस्तों फुतुहाते आलमगीरी। फुतुहाते आलमगीरी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फुतुहाते आलमगीरी के लेखक कौन थे? ईश्वरदास नागर थे। फुतुहाते आलमगीर के पुस्तक के माध्यम से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती, किस सक्सेसर के बारे में जानकारी मिलती? दोस्तों औरंगजेब। दूसरा जो नाम आता है वह है भीमसेन। भीमसेन। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों नुस्खा-ए
दिलखुश, नुस्खा-ए दिलखुश। प्रश्न कभी भी बने, नुस्खा-ए दिलखुश के लेखक कौन है दोस्तों? आंख मूंद के भीमसेन मारिए। अंतिम जो लेखक है, जो राइटर है, वह है साकी मुस्तैद खां। साकी मुस्तैद खां। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है दोस्तों मवासीर ए आलमगिरी। आलमगिरी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने 712 से लेकर 1707 तक के सारे हिस्टोरियन के बारे में एवं उनके द्वारा लिखी गई सारे ऑटोबायोग्राफी एवं जितने भी उनके पुस्तक थे उनके बारे में, वो किस किस शासक से संबंधित है, मैंने बताने का प्रयास किया। दोस्तों नाम तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तकरीबन 20 से ज्यादा हो गए, उनकी किताबें भी 20 के आसपास हो गई हैं, लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवा पढ़ने के। आपको हर हाल में याद करना होगा। जिस प्रकार से मैंने याद करके पढ़ के आपको बताया, उसी प्रकार से आपको भी पढ़ना होगा, याद करना होगा, फिर परीक्षा में जाके बैठना होगा। अगर आप इससे पीछा छुड़ाएंगे दोस्तों तो आप बीएचयू में आने का आशा बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। इसीलिए आप मेहनत से पढ़िएगा। मैंने जिस प्रकार से मेहनत की आपको समझाने और पढ़ाने में, उसी प्रकार से आप भी मेहनत से समझाइएगा और पढ़ाइएगा। दोस्तों अब आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बीएचयू। आप अपना ख्याल रखिएगा, मन से पढ़िएगा। धन्यवाद।